पादप हार्मोन पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटोहार्मोन कहते हैं। ये पौधों की विभिन्न भागों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है एवं ये विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुँचते हैं। बहुत से कार्बनिक यौगिक जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते हैं परंतु पादप हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी वृद्धि नियंत्रक पदार्थ ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर हार्मोन्स को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड तथा एथिलीन। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन कार्बनिक यौगिकों का समूह है जो पौधों में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन में भाग लेता है। इंडोल एसिटिक एसिड IAA एवं नैप्थेलिन एसिडिक एसिड अर्थात NAA इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तने में जिस ओर ऑक्सिन की अधिकता होती है उस ओर वृद्धि अधिक होती है। जड़ में इसकी अधिकता वृद्धि को कम करती है। कार्य: ऑक्सिन कोशिका दीर्घन द्वारा स्तंभ तथा तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ये बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होते हैं। पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने एवं ऑक्सिन का नियंत्रण होता है। गेहूं एवं मक्का के खेतों में ऑक्सिन खरपतवार नाशक का कार्य करते हैं। जिब्रेलिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है। कार्य: जिब्रेलिन्स कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घन द्वारा तने को लंबा बनाते हैं जिसके कारण पौधे बृहद आकार के हो जाते हैं। जिब्रेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। बीजों की सुषुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। काइनिटीन एक संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण जड़ों के अग्र सिरों पर होता है जहाँ कोशिका विभाजन होता है। कार्य: साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक हार्मोन है। यह ऊतकों एवं कोशिकाओं का विभेदन का कार्य करती है। साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करते हैं। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। एब्सिसिक एसिड यह एक वृद्धिरोधी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है अर्थात यह पौधे की वृद्धि को रोकता है। कार्य: एब्सिसिक एसिड पौधों की वृद्धि को रोकता है। यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों अर्थात स्टोमेटा को बंद करके करता है। यह बीजों तथा कलिकाओं को सुषुप्तावस्था में लाता है। यह पत्तियों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। एब्सिसिक एसिड पौधों से फूलों एवं फलों के पृथक्करण की क्रिया का भी नियंत्रण करता है। एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है परंतु यह पौधे की लंबाई में वृद्धि को रोकता है। इस हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। कार्य: एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। यह पौधों की पत्तियों एवं फलों की झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पौधे के विभिन्न भागों की सुषुप्तावस्था को समाप्त कर इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। एथिलीन हार्मोन फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है।
फ्लोरिजेंस का संश्लेषण पत्तियों में होता है, परंतु ये फूलों के खिलने में मदद करते हैं, इसीलिए फ्लोरिजेंस को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। फ्लावरिंग हार्मोन, इसका कार्य है इस हार्मोन के द्वारा फूलों का खिलना नियंत्रित होता है। पादप रोग, पौधों में किसी भी प्रकार का विघ्न जो उसकी सामान्य संरचना, कार्य अथवा आर्थिक उपयोगिता में अवरोध उत्पन्न करता है, पादप रोग कहलाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में विभिन्न पादप रोग, कीट, खरपतवार आदि से कुल खाद्यान्न का लगभग 18% का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। पादप रोग के कारण, पौधों में रोग के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं जो पौधों में असामान्य लक्षण पैदा करते हैं। विषाणु जनित कारक रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग अर्थात वायरल डिसीज। तंबाकू मोज़ेक डिसीज, तंबाकू के पौधों में होने वाले इस रोग का कारक टोबैको मोज़ेक वायरस TMV है। इस रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, साथ ही साथ ये छोटी भी हो जाती हैं। पत्तियों में उपस्थित हरित लवक क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। रोग से प्रभावित पौधों को काटकर शेष पौधों से अलग कर देना चाहिए तथा जला देना चाहिए। फसल परिवर्तन विधि को अपनाना चाहिए। रोग निरोधी प्रजाति को बोने में प्राथमिकता देनी चाहिए। आलू का मोज़ेक रोग, पोटैटो मोज़ेक डिसीज, यह रोग पोटैटो वायरस एक्स से होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां चितकबरापन अर्थात मॉटलिंग तथा बौनापन अर्थात ड्वार्फिंग लक्षण प्रदर्शित करती हैं। कंदों पर ऊतक क्षय नेक्रोसिस होता है। इस रोग से प्रभावित पौधों को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। इस रोग का नियंत्रण भी टोबैको मोज़ेक रोग की भांति ही किया जाता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना, इस पादप रोग का कारक बनाना वायरस 1 है। इस रोग में केले के पौधे बौने हो जाते हैं तथा उनके वृंतों पर हरी धानियाँ पड़ हरित रहित और सभी पत्तियां शिखर पर गुलाबवत एकत्रित हो जाती हैं। बैक्टीरियल डिसीज, विल्ट ऑफ पोटैटो, इस रोग का कारक स्यूडोमोनास सोलेनिसिएरम नामक एक जीवाणु है। इस रोग को रिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं। जाइलम पर भूरा ब्राउन रिंग बन जाता है। यह रोग मिट्टी के माध्यम से फैलता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 30 मिनट के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। साथ ही साथ फसल चक्र विधि को भी अपनाना चाहिए। ब्लैक आर्म और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इस रोग का कारक जैंथोमोनास नामक बैक्टीरिया है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों में छोटी सी जलाद संरचना बन जाती है जो बाद में भूरी हो जाती है। तनों पर काले लंबे क्षत चिन्ह हो जाते हैं। रोग का प्राथमिक संक्रमण बीज द्वारा होता है जो वर्षा या ओस में फैलता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु रोग पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। रोग रोधी प्रजाति को बोना चाहिए। बीजों को एग्रेसान CN या सेरेसान 2.5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम द्वारा शोधित करना चाहिए। धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, इस रोग का कारक जैंथोमोनास ओराइजी नामक बैक्टीरिया है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों के एक या दोनों सतहों पर पीला हरा स्पॉट दिखाई पड़ता है। यह स्पॉट बाद में पीली होकर भूरी किनारों वाली पत्ती ऊपर से मुरझाने लगती है। इस रोग का संचरण मुख्यतः बीज के माध्यम से होता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु बीजों को 12 घंटे एग्रीमाइसिन 0.025% के घोल में तथा 0.05% सेरेसान
के घोल में रखना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म जल में 30 मिनट तक रखना चाहिए। ऐसा करने से इस रोग का 90% नियंत्रण संभव हो जाता है। साइट्रस कैंकर। इस रोग का कारक जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया है। यह रोग नींबू उत्पादन हेतु गंभीर समस्या उत्पन्न करता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी कुछ प्रभावित होते हैं। पत्तियों पर छोटे गोले जलाद चिन्ह जो कि भूरे रंग के होते हैं प्रारंभ में बनते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे बोने से पहले 1% बॉर्डिएक्स मिक्सचर का छिड़काव करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फाइटोमाइसिन आदि का छिड़काव करना चाहिए। टुंडो डिसीज ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक कोरिनोबैक्टीरियम इंडोबायोटिकम नामक जीवाणु एवं एंजाइना ट्रिटिकी नामक नेमेटोड है। इस रोग से प्रभावित पत्तियों के नीचे का भाग मुरझाकर मुड़ जाता है। तत्पश्चात एक पीले रंग के पदार्थ का स्राव होता है जो गेहूं की बालियों को नष्ट कर देता है। इस रोग के कारण पौधा छोटा होता है। यह रोग फसल पकने पर ही दृष्टिगोचर होता है। इस रोग का नियंत्रण रोग मुक्त बीजों को बोकर ही संभव है। फंगल डिसीज। वाट डिसीज ऑफ पोटैटो। इस रोग का कारक सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम नामक फंगस है। इस रोग के कारण आलू के कंद अर्थात ट्यूबर में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू ही सड़ जाती है। इस रोग का नियंत्रण क्वारंटाइन विधि से स्वस्थ क्षेत्र में रोग का प्रवेश रोककर तथा HgCl2, CuSO4 आदि रसायनों का भूमि पर छिड़काव कर किया जा सकता है। रोग रोधी प्रजातियों को बोकर भी इस रोग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इस रोग का कारक है फाइटोप्थोरा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फंगस है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सर्वप्रथम भूरे रंग का धब्बा बनता है जो अनुकूल मौसम की परिस्थिति में बढ़कर बड़े बड़े काले धब्बे में परिवर्तित हो जाता है। इस रोग के कारण अंत में पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती हैं और पौधा सूख जाता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कवकनाशियों का छिड़काव करना चाहिए। ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। इस रोग का कारक स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला नामक कवक है। इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहते हैं। इस रोग के कारण बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए बीजों को थिराम या एग्रेसान से शोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। रोग रोधी प्रजातियों की बुवाई भी इस रोग को नियंत्रित करने हेतु एक उपयोगी कदम है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इस रोग का कारक कोलेटोट्रिकम फालकेटम नामक फंगस है। इस रोग के कारण गन्ने की तने एवं पत्तियों में लाल धारियां हो जाती हैं। तने का छोटा होना, पत्तियों का मुरझाना तथा तने का फटना इस रोग के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु स्वस्थ गन्ने की बुआई करनी चाहिए। मूंगफली का टिक्का रोग। टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट। इस रोग का कारक सर्कोस्पोरा पर्सिनेटा नामक फंगस है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतहों पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोर्डियक्स मिक्सचर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए।
रस्ट ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिकी नामक फंगस है। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियों तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है, जो देखने में रस्ट जैसा लगता है, अर्थात जंग जैसा लगता है। इस रोग के लिए उत्तरदायी फंगस में 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, जिनमें से टेलियोस्पोरा सबसे अधिक हानिकारक होता है। इस कारक के स्पोर गेहूं के अतिरिक्त एक जंगली घास बारबेरी पर भी उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि इस पादप रोग वर्ष प्रतिवर्ष विद्यमान रहता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर केसी मेहता ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस रोग का नियंत्रण कवकनाशी का छिड़काव पर तथा रोग प्रतिरोध प्रजाति की बुवाई कर किया जा सकता है। गेहूं का ढीला कंठ, लूज स्मट ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक अस्टिलागोनोडा ट्रिटिकी नामक कवक है। इस रोग के कारण गेहूं की बालियों में कालिख के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज द्वारा होता है, अतः इस रोग के नियंत्रण हेतु रोग प्रतिरोधी बीजों की बुवाई एक प्रभावी कदम है। रोग हो जाने की स्थिति में वीटावेक्स, बेनलेट और कार्बोक्सिन जैसे कवकनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। डैम्पिंग ऑफ। इस रोग का कारक पाइथियम नामक फंगी है। इस रोग से प्रभावित बीज भूमि में उगने में असमर्थ होते हैं तथा या फिर वे उगते ही मर जाते हैं। फंगस का प्रभाव पौधों की जड़ों में होता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु भूमि को फर्मेलिन, कैप्टान, थीराम, ब्लीटॉक्स 50 से शोधित करना चाहिए। बीजों को भी जीराम, क्लोरेनिल, कैप्टन आदि से शोधित करना चाहिए। ब्राउन लीफ ऑफ राइस। इस रोग का कारक हेलमिंथीस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस है। इस रोग में पत्तियों पर गोल भूरे चिन्ह होते हैं, जिनमें बीज में काला स्पॉट पड़ जाता है। या इस रोग के नियंत्रण के लिए बोडिएक्स मिक्सचर, डाइथेन Z78 आदि कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। बाजरे का इरगॉट। इस रोग का कारक क्लेविसेप्स माइक्रोस्फेला नामक कवक है। स्मट ऑफ बाजरा। इस रोग का कारक टोलियोस्पोरियम नामक कवक है। विल्ट ऑफ अरहर। इसका कारक है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। गेहूं का पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट। इस रोग का कारक इरेसिफ ग्रेमिनिस ट्रिटिसी नामक कवक है। इरगॉट डिसीज ऑफ राई। इस रोग का कारक क्लेविसेप्स पर्पुरिया नामक कवक है। स्टेम गॉल डिसीज ऑफ कोरिएंडर। इस रोग का कारक प्रोटोमाइसीज मैक्रोस्पोरम नामक कवक है। अबायोटिक डिसीज। इस प्रकार के रोग मुख्यतः पौधों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रमुख अजैविक रोग निम्नलिखित हैं। खैरा डिसीज ऑफ राइस। धान की फसल में होने वाला यह रोग जस्ता अर्थात जिंक की कमी से होता है। मार्स डिसीज ऑफ पी। मटर में होने वाला यह रोग मैंगनीज नामक पोषक तत्व की कमी से होता है। डाईबैक डिसीज ऑफ साइट्रस। नींबू के पौधों में होने वाला यह अजैविक रोग कॉपर की कमी के कारण होता है। लिटिल लीफ डिसीज ऑफ मैंगो। यह अजैविक रोग जिंक की कमी के कारण होता है। पारिस्थितिकी।
अंग्रेजी भाषा का इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ऑइकॉस एवं लोगोस से मिलकर बना है। ऑइकॉस का अर्थ है हाउस तथा रहने का या रहने का स्थान, तथा लोगोस का अर्थ है अध्ययन अर्थात स्टडी। अतः शाब्दिक अर्थ में पारिस्थितिकी जीवधारियों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में रिटर महोदय ने किया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से परिभाषित और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल को जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतः संबंध का संपूर्ण अध्ययन ही इकोलॉजी कहलाता है। टायलर ने पारिस्थितिकी को ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो सभी जीवों के सभी संबंधों तथा उनके सभी वातावरणों के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं से यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के आपसी संबंध के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी की शाखाएं। पारिस्थितिकी की निम्नलिखित शाखाएं हैं। ऑटो इकोलॉजी, जब किसी जीव विशेष अथवा एक ही स्पीशीज के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। संपारिस्थितिकी अर्थात सिनिकोलॉजी, जब जीव के विभिन्न समूहों और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे संपारिस्थितिकी कहा जाता है। संपारिस्थितिकी को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। जलीय पारिस्थितिकी अर्थात एक्वेटिक इकोलॉजी, इसके अंतर्गत जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों का अंतः संबंध और उनके पर्यावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी अर्थात टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, इसके अंतर्गत स्थलीय जीवन के अंतः संबंधों और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है प्राणी पारिस्थितिकी अर्थात एनिमल इकोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के आपसी संबंधों तथा वातावरण का अध्ययन किया जाता है। पादप पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत समुदाय के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आवास पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवधारियों के विभिन्न प्राकृतिक आवासों एवं उनका वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संरक्षण पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंध, प्रयोग और पर्यावरण दृष्टिकोण से उनके संरक्षण के महत्व का अध्ययन किया जाता है। रेडिएशन इकोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकिरण तथा रेडियो सक्रिय पदार्थों का पर्यावरण एवं जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन इकोलॉजी, इसके अंतर्गत मानव और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न वातावरणों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजिकल फैक्टर, पर्यावरण के वे कारक जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं पारिस्थितिकी के कारक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक एवं अजैविक। अजैविक के अंतर्गत वे निर्जीव पारिस्थितिकी कारक इसके अंतर्गत वे पारिस्थितिक कारक आते हैं जो निर्जीव हैं, जैसे प्रकाश, ताप, आर्द्रता, वायु, भू आकृति, मृदा आदि। प्रकाश एक महत्वपूर्ण जलवायवीय कारक अर्थात क्लाइमेटिक फैक्टर है। प्रकाश के द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं। जंतु समुदाय भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होता है। पौधे में गति, बीज अंकुरण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन आदि क्रियाओं में भी प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के गुण, मात्रा तथा अवधि का प्रभाव पौधों पर पड़ता है। नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा लाल रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। दीर्घ प्रकाशीय पौधे, लॉन्ग डे प्लांट, अल्प प्रकाशीय पौधे, शॉर्ट डे प्लांट तथा प्रकाश उदासीन पौधे अर्थात डे न्यूट्रल प्लांट। दीर्घ प्रकाशीय पौधे में हेनबेन, गुलाब आदि आते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में सोयाबीन, तंबाकू आदि आते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट सूर्यमुखी, कपास, टमाटर, मिर्च आदि। टेम्परेचर,
ताप का प्रभाव जीव की रचना, क्रिया तथा प्रजनन पर पड़ता है। ताप के परिवर्तन के कारण पौधों की दैनिक क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। दैनिक क्रिया के लिए औसतन ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 तक ताप आवश्यक होता है। ताप के कारण पौधों में होने वाली अनुक्रियाएं थर्मो पेरियोडिज्म कहलाती हैं। तापमान के बढ़ने से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति के कारण वायु नम रहती है। आर्द्रता का संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। कम आर्द्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक तथा अधिक आर्द्रता होने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। विंड, वायु भी एक महत्वपूर्ण जैविक कारक है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से भूमि अपरदन, परागण, बीजों के प्रकीर्णन पर पड़ता है। टोपोग्राफिक, इसके अंतर्गत किसी स्थल की ऊंचाई, भूमि का ढाल, खुलाव के प्रभाव तथा वनस्पति पर होने वाले बदलाव में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मृदीय, सभी वनस्पतियां मृदा संरचना, मृदा वायु, मृदा जल आदि से प्रभावित होते हैं। जैविक कारक, जैविक कारक भी जीवधारियों को प्रभावित करते हैं। एक स्थान से विभिन्न स्थानों की विभिन्न जीवधारी एक दूसरे से आपसी संबंध स्थापित करते हैं। ये संबंध कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिम्बायोसिस, इसमें दो जीवों का परस्पर लाभकारी संबंध होता है, जैसे कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। पैरासिटिज्म, इसमें एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस आदि। कॉमेंसलिज्म, इस प्रकार के संबंध में एक जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता है, जबकि दूसरा जीव लाभ में रहता है, जैसे एपिफाइट्स, लियाना आदि। प्रीडेशन, इस प्रकार के संबंध में एक जीव दूसरे जीव का पूरी तरह से भक्षण कर लेता है, जैसे जूफैगस, आर्थ्रोवोट्रीज आदि। सैप्रोफिटिज्म, इस प्रकार के संबंध में वैसे जीव आते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं, जैसे फंगी, नियोटिया आदि। इकोलॉजिकल सक्सेशन, किसी विशिष्ट क्षेत्र में वातावरण, समय और जैविक कारकों के परस्पर प्रभाव से संपूर्ण जैविक समुदाय का बदलना पारिस्थितिक अनुक्रम कहलाता है। किसी भी स्थान पर किसी पारिस्थितिक समुदाय की स्थापना हो जाने के पश्चात भी उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रहती है। विकास की दृष्टि से पारिस्थितिक अनुक्रम अर्थात इकोलॉजिकल सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सक्सेशन, जब किसी पारिस्थितिक समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहां इससे पहले कोई अन्य पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान नहीं था, तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, जैसे रेतीली भूमि, पथरीली चट्टानों का सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन, जब किसी ऐसे क्षेत्र में पारिस्थितिक समुदाय का विकास होता है जहां इससे पहले कोई पारिस्थितिक समुदाय विद्यमान था लेकिन बाद में वह नष्ट हो गया, तो इसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे आग से जंगल के नष्ट होने के बाद वहां पुनः वन समुदाय का विकास होना। इकोसिस्टम, किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी जीव समुदाय का वातावरण से तथा अन्य जैविक समुदाय से परस्पर संबंध होता है। इसी पारिस्थितिक संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टांसले ने 1935 में किया था। इसके दो प्रकार हैं, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल वन, वनस्पति, तालाब, टुंड्रा आदि हैं। कृत्रिम में बगीचा, फसल, पार्क आदि। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक। जैविक घटक पादप तथा जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रोड्यूसर, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन साधारण अकार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तैयार करते हैं।
जैसे हरे पौधे क्लोरोप्लास्ट की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अधिक ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इसी कारण से हरे पौधे को उत्पादक या स्वपोषित अर्थात ऑटोट्रॉप्स के वर्ग में रखा जाता है। कंज्यूमर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ताओं को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी है प्राइमरी कंज्यूमर्स। शाकाहारी जंतुओं को प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि ये जीवधारी अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर ही आश्रित रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश आदि। सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। द्वितीय श्रेणी के कंज्यूमर अपना भोजन पौधों एवं प्राकृतिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, अर्थात इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी एवं सर्वाहारी होते हैं। कार्निवोरस तथा ओमनिवोरस होते हैं। जैसे मानव एक सर्वाहारी प्राणी है क्योंकि यह अपना भोजन पौधों के साथ साथ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करता है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अन्य उदाहरण कीटों को खाने वाला मेढक, चूहों को खाने वाली बिल्ली, हिरण को खाने वाला भेड़िया आदि। टर्शियरी कंज्यूमर पारिस्थितिक तंत्र के तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक को खाने वाले सांपों तथा मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियों को तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी होते हैं, जिन्हें दूसरे तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी होते हैं, जिन्हें दूसरे जंतु मार कर नहीं खाते, जैसे शेर, बाघ, बाज आदि। डिकम्पोजर पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक वे जैविक घटक हैं जो अपना जीवन निर्वाह अधिकांशतः उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। इसी कारण अपघटक को मृतोपजीवी अर्थात सैप्रोफाइट्स भी कहा जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत सूक्ष्म जीव अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। ये सूक्ष्म जीव उत्पादक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक से बने शरीर को साधारण यौगिक में अपघटित कर देते हैं। ये साधारण यौगिक पुनः उत्पादक द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से अपघटक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों में अनेक तरह के अकार्बनिक तथा कार्बनिक तत्वों के साथ साथ ऊर्जा भी सम्मिलित है। अजैविक घटकों की वह मात्रा जो किसी समय एक स्थान पर पाई जाती है उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। अजैविक पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में बराबर अजैविक से जैविक और जैविक से अजैविक घटकों में बदलते रहते हैं। इस क्रिया को मिनरल सर्कुलेशन अथवा बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा गया है। अकार्बनिक तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। कार्बनिक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमस आदि। जलवायु, प्रकाश, तापक्रम, वर्षा आदि। पौधों का पारिस्थितिक वर्गीकरण इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ई-वार्मिंग ने पारिस्थितिकीय आधार पर पौधों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, ज़ेरोफाइट, फिजियोलॉजिकली ड्राई प्लांट्स इन सॉइल एंड फंक्शनली ड्राई प्लांट्स इन सॉइल। विशेषीकृत पौधे एरिमोफाइट्स, रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधे। लिथोफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाले पौधे। सेमोफाइट्स, बालू में उगने वाले पौधे। स्क्लेरोफाइट्स, काष्ठीय झाड़ीदार पौधे। हेलोफाइट्स, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे।
ऑक्सिलोफाइट्स अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। हेलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधे। फूड साइकिल एंड फूड वेब। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव पदार्थ, पौधे तथा जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंधित जीव एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। इस तरह की पारस्परिक निर्भरता दिखाते हैं तथा उनमें खाद्य ऊर्जा भक्ष्य से भक्षक की ओर प्रभावित होती है। विभिन्न जीव पोषण स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं अन्य खाद्य श्रृंखला से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार एक आहार जाल बन जाता है। प्रदूषण।